सो बेसिकली अगर मैं इवोल्यूशन की बात करती हूँ, 4 नंबर का आपके बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर आने वाला है। 4 नंबर को 30 मिनट में मैं रिवाइज कराने वाली हूँ। सो बोलते हैं कि यार जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत ज्यादा वास्ट है और ये ओरिजिनेट हुआ था अराउंड 20 बिलियन ईयर्स अगो, जब एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था। साथ ही साथ जो यूवी लाइट थी वो एक्ट हो रही थी, मतलब ऑक्सीजन था, मतलब वाटर वेपर था, उस पर यूवी लाइट गिरी थी, जिसकी वजह से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जा रहे थे। और हाइड्रोजन क्योंकि लाइटर है वो वापस जाके क्या कर जा रहा था, एस्केप हो जा रहा था। वहीं पर बेचारी ऑक्सीजन अकेले रह जा रही थी। अब ऑक्सीजन क्या कर रही थी, ऑक्सीजन ने बोला कि यार मुझे तो अकेले नहीं रहना, तो ऑक्सीजन क्या कर रही थी, बेसिकली उसको जो भी मिल रहा था उसके साथ कंबाइन होकर नई नई चीजें फॉर्म कर रही थी। हेलो बायो ट्रूपर्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। सो बेसिकली मैं आई हूं यहां पर, ये वीडियो आई है ताकि हम लोग इवोल्यूशन को विद इन 30 मिनट्स क्या कर सके, रिवाइज कर सके। सो बेसिकली अगर मैं इवोल्यूशन की बात करती हूँ, 4 नंबर का आपके बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर आने वाला है। 4 नंबर को 30 मिनट में मैं रिवाइज कराने वाली हूं। तो आर यू रेडी? अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पूरी देखना, और सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सो बेसिकली जब मैं आपको इवोल्यूशन के बारे में बात करती हूं तो इवोल्यूशन क्या है, एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग या अनरोलिंग। सो बेसिकली हमारे अंदर जब कोई चेंजेस होती है वो चेंजेस अक्यूमुलेट होती रहती है और कुछ टाइम बाद हमारे अंदर काफी सारी चेंजेस दिखने लग जाती है। दैट एक्ट ऑफ अनफोल्डिंग एंड अनरोलिंग इज नोन एज इवोल्यूशन। अब बेसिकली जब मैं इवोल्यूशन चैप्टर की बात करती हूँ, इट स्टार्ट्स विद द थ्योरी जो कि है हमारी बिग बैंग थ्योरी, जहां पर हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बता रखा है। सो बोलते हैं कि यार जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। हमारे यूनिवर्स में क्या हुआ था, अब यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन की वजह से जो आपका है ना वो सारा चीजें बहुत एक्सपैंड हो गए थे। तो यूनिवर्स क्या है, बहुत वास्ट है, बहुत एक्सपैंडेड है और ये ओरिजिनेट हुआ था अराउंड 20 बिलियन ईयर्स अगो, जब एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके वजह से वॉल्यूम एक्सपैंड हो गई थी, टेम्परेचर कूल डाउन हो गया था, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस फॉर्म्ड हो गई थी, जो कंडेंस होके आगे जाके जिन्होंने गैलेक्सीज की फॉर्मेशन करी। अब जो अर्थ है वो कब बनी, वो बनी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, जहां पर अगर मैं अर्थ का अर्ली एनवायरमेंट बताऊं, टेम्परेचर बताऊं, है ना, पूरा सराउंडिंग बताऊं, तो वहां पर क्या हो रहे थे, बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, मॉल्टन मास रिलीज हो रहा था जो कि अर्थ को कवर कर रहा था। उस मॉल्टन मास में आपका CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सब कुछ रिलीज हो रहा था। साथ ही साथ जो यूवी लाइट थी वो एक्ट हो रही थी, मतलब ऑक्सीजन था, मतलब वाटर वेपर था, उस पे यूवी लाइट गिरी थी, जिसकी वजह से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जा रहे थे। और हाइड्रोजन क्योंकि लाइटर है वो वापस जाके क्या कर जा रहा था, एस्केप हो जा रहा था। और वहीं पर बेचारी ऑक्सीजन अकेले रह जा रही थी। अब ऑक्सीजन क्या कर रही थी, ऑक्सीजन ने बोला कि यार मुझे तो अकेले नहीं रहना है। तो ऑक्सीजन क्या कर रही थी, बेसिकली उसको जो भी मिल रहा था उसके साथ कंबाइन होकर नई नई चीजें फॉर्म कर रही थी। बट अब देखो ऑक्सीजन अकेले नहीं रह पा रही थी, इसलिए बोला जाता है कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था, क्योंकि वहां पर फ्री ऑक्सीजन वॉज नॉट अवेलेबल। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को मिलने के वजह से क्या हुआ बेटा जी, आपका ओजोन की फॉर्मेशन हुई, है ना। और जब ये अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और पहली लाइफ कब ओरिजिनेट हुई है, 4 बिलियन ईयर्स अगो। ये 3 टाइम्स है जो आपको याद रखने, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भूल जाते हो। 20 बिलियन ईयर्स अगो आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ की ओरिजिनेट हुई है, और लाइफ ओरिजिनेट हुई है 4 बिलियन ईयर्स अगो। अब इसके अलावा ओरिजिन ऑफ लाइफ की काफी सारी थ्योरी है। पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कि फादर सुआरेस ने दी थी। इन्होंने बोला था कि जो अर्थ है, जो पूरी लाइफ है, वो क्रिएटेड है बाय अ सुपरनैचुरल पावर। यानी कि उन्होंने बोला गॉड आए, 6 दिन रुके, 6 दिन में उन्होंने पूरी सारी चीजें बना दी, है ना, अर्थ की फॉर्मेशन कर दी, लाइफ की ओरिजिनेशन कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू फादर सुआरेस, उन्होंने बोला कि जो अर्थ है वो 4000 ईयर्स ओल्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थ कितनी पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पुरानी है। तो इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर आ जाती है आपकी कॉस्मोजोइक थ्योरी, जहां पर बोला कि जो लाइफ है ना वो कहीं ना कहीं किसी और प्लैनेट से आई है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी और प्लैनेट से आई है। कोई स्पोर, कोई सीड, कोई स्पर्म उड़ता हुआ आया है और हमारे प्लैनेट पे आके गिर गया है और उधर से लाइफ ओरिजिनेट हो गई है। इस थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस थ्योरी ने बोला है कि जो लाइफ बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ बनी है। अब ये ना, ये जो थ्योरी है ना, 3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे दी। एक रेडी ने, एक स्प्लेंजानी ने और पास्चर जी ने इंडिपेंडेंटली ये थ्योरी दी कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और पास्चर जी ने स्वान-नाइक एक्सपेरिमेंट भी किया इसको लेकर, और स्वान-नाइक एक्सपेरिमेंट से भी काफी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के अंदर पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है बेटा जी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये थ्योरी बोलती है कि जो लाइफ है वो अराइज हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, जैसे मड से क्रोकोडाइल निकल के आ गया है ना, वी
मीट से चूहे निकल के आ गए। तो ये सारी ये थ्योरी दी थी और इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था आपके लुईस पास्चर जी ने, जब उन्होंने स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, और इसी को डिस्कार्ड करके आपके थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आई थी। ठीक है, फिर आता है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। अब ये जो थ्योरी है, ये जो हाइपोथेसिस है, ये किसने दी है? ओपेरन और हाल्डेन ने हाइपोथेसिस दी। इन्होंने बोला कि जो लाइफ है वो अराइज हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और उन्होंने इस चीज को पूरा एटमॉस्फेयर को, अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक्सप्लेन करा। इन्होंने बोला कि यार जो आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर था, टेम्परेचर बहुत हाई था, 800 डिग्री सेल्सियस था, है ना, बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसके अलावा उन्होंने बोला कि कुछ चीजें वहां पर, कुछ गैसेस, कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, है ना। अब कौन कौन से थे? इन्होंने बोला कि यार कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एस, सल्फर और फॉस्फेट प्रेजेंट था। इन्होंने कंबाइन करा, इन्होंने हाइड्रोजन बनाया, वाटर वेपर बनाया, NH3 और CH4 बनाया। इन लोगों ने कंबाइन करा तो सिंपल शुगर बने, अमाइनो एसिड बना, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेस, एक्सेट्रा सारी चीजें बन गई। और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और कहीं ना कहीं फिर इसी के बाद आपका क्या हुआ? लाइफ की फॉर्मेशन हो गई। अब ये पूरी हाइपोथेसिस पढ़ के SL मिलर और यूरे जी के दिमाग में आया, यार हम लोग भी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो उन्होंने खुद एक पूरा सेटअप बनाया, ये उसका सेटअप था सारा। तो उन्होंने क्या किया, इस सेटअप के अंदर क्या क्या डाला? CH4 डाला, NH3 डाला, H2O डाला और H2 डाला, है ना। अब इन्होंने इसके अंदर टेम्परेचर भी कौन सा कितना डाला? 800 डिग्री टेम्परेचर डाला। लाइटनिंग्स के लिए उन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज करा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा, 75,000 वोल्ट का यहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है? 75,000 वोल्ट की करी गई, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना गया, और ये पूरा जो सेटअप था इसको रन कराया गया फॉर 18 डेज। अब उन्होंने देखा, जब ये सब कुछ हो रहा था, उन्होंने देखा जो यहां पर सूप बन रहा है ना, यहां पर पानी में जो चीजें बन रही है, उसके अंदर इन्होंने देखा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड हुए, जैसे कि अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में से भी कौन सा बेटा? एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड बना। फिर उन्होंने देखा यार, और उन्होंने क्या क्या देखा कि यार HCN की फॉर्मेशन हुई, एडेनाइन, नाइट्रोजनस बेस बना, शुगर बना, पिगमेंट्स बना, फैट्स बना। तो इन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट करके देखा जो आपके हाइपोथेसिस में बताया गया था ओपेरन और हाल्डेन ने। अब आपसे कोई पूछेगा कि हाइपोथेसिस किसने दी है, तो वो ओपेरन और हाल्डेन ने दी है, और एक्सपेरिमेंट आपका SL मिलर और यूरे ने किया था। ठीक है, क्लियर है? अब मेरी बात सुनिए, इस एक्सपेरिमेंट से बेटा जी आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, मोर और लेस वी हैव एक्सेप्टेड दिस थ्योरी। इसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं, यार इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, कैसे पता चला इवोल्यूशन हुआ? हमें कुछ प्रूफ चाहिए। प्रूफ के लिए हमने लिया बेटा जी एविडेंसेस। अब मैं अगर एविडेंसेस की बात करूं तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, और सबसे माने हुए एविडेंसेस को हम लोग बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, यानी कि फॉसिल्स। सो फॉसिल्स क्या होते हैं? दे आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लाइक बोन्स हो गए, टीथ हो गए, शेल्स हो गए, एक्सेट्रा, जो कि सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं। सो बेसिकली इन फॉसिल को स्टडी करके डिफरेंट लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में हमें पता चला कि यार कौन सा ऑर्गेनिज्म या कैसा ऑर्गेनिज्म कौन से जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में वहां पर प्रेजेंट था, है ना। फॉर एग्जांपल बेटा जी, अगर ये 3 लेयर है, जो सबसे नीचे ऑर्गेनिज्म मिला वो सबसे पुराना है, और इन्हीं फॉसिल्स को देख के हमें पता चला कि यार डायनासोर आया था। फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता चला? ऐसे ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, तो फॉसिल मिला, उससे पता चला ना यार ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे। अब तो कोई आकाशवाणी नहीं हुई होगी कि डायनासोर जैसा ऑर्गेनिज्म था, ऐसा नहीं था। तो फॉसिल से हमें पता चला कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म थे और कौन से टाइम पीरियड में वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। दूसरे जो एविडेंसेस थे वो है बेटा आपके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसमें सबसे पहले बात करी जाती है बेटा जी होमोलोगस ऑर्गन्स की। अब जब मैं होमोलोगस ऑर्गन बोलती हूं तो ये वो ऑर्गन्स है जिनका कॉमन एंसेस्ट्री मिलेगा, यानी कि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी मिलेंगी, कॉमन ओरिजिन मिलेगा, लेकिन इनके फंक्शंस डिफर कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रे। अब अरेंजमेंट ऑफ 4 लिम्स ऑफ सारे वर्टिब्रे की सेम है ना। चाहे आप चीता देख लो, चाहे आप मैन देखो, हमारा 4 लिम्ब सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो गया। चीता अपने 4 लिम्ब की हेल्प से भाग रहा है, तुम अपने 4 लिम्ब के हेल्प से किसी को कैच कर रहे हो, किसी चीज को होल्ड कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन आपका होमोलोगस स्ट्रक्चर है। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, ये दोनों ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम एपिकल बर्ड, है ना, लेकिन इनका फंक्शन हो गया, थॉर्न प्रोटेक्शन का फंक्शन दे रहा है और टेंड्रिल कहीं ना कहीं सपोर्ट देता है कुकुरबिटा के प्लांट को। ठीक है, फिर आ जाते हैं बेटा जी आपके एनालोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस स्ट्रक्चर की बात करती हूं बेटा, इन दोनों में पहले कोई लिंक नहीं था, कोई मतलब नहीं था एक दूसरे को, लेकिन आगे जाके इनके फंक्शन सेम हो गए। तो जब ये वाला चीज हो जाए, जब आपके बीच में कोई लिंक नहीं था और फंक्शन सिमिलैरिटी हो जाए, यानी कि वो दो ऑर्गन्स कैसे हैं,
हैं वो दे आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई ले लो और विंग्स ऑफ बर्ड्स ले लो, दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी लेकिन दोनों उड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये आपके एनालॉगस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आई ऑफ ऑक्टोपस ले लो और मैमल ले लो, हमारी आंखें और ऑक्टोपस की आंखें बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर की है, लेकिन बेटा काम तो एक ही कर रहे हैं ना, देखने का काम कर रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें अभी देख रही हूं और तुम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन हो गए और डॉल्फिन हो गए और स्वीट पोटैटो और पोटैटो हो गए। बेटा इन एक रूट है, एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है और लेकिन काम एक जैसा कर रहे हैं, क्या स्टोरेज ऑफ फूड कर रहे हैं। अब एक और चीज, जब मैं होमोलोगस स्ट्रक्चर की बात कर रही थी तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इन दोनों के बीच में कॉमन ओरिजिन है लेकिन इन दोनों के फंक्शन डिफरेंट हो गए। जब इन दोनों के फंक्शन डिफरेंट हो गए हैं बेटा जी, तो ये क्या है, दिस इज अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और वहीं पर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या है, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन ओरिजिन नहीं था लेकिन इनका क्या हो गया बेटा जी, ऐसे करके ये दोनों क्या हो गए, फंक्शन सिमिलर हो गया, तो ये क्या हो गई, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगा। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या शो करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, और एनालॉगस स्ट्रक्चर शो करते हैं बेटा जी आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस में आ जाते हैं आपके वेस्टिजियल ऑर्गन, जो हमारे पुरखों में हुआ करते थे लेकिन अब हमारे में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, यानी कि कोई काम नहीं कर रहे। जैसे आपका अपेंडिक्स हो गया, टेल बोन हो गया। इसके बाद आते हैं कनेक्टिंग लिंक, जैसे आर्कियोपेक्ट्रिक्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक है ना। एटाविज्म आ जाता है इसके अलावा। फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे जो एंसेस्टर्स रहा करते थे उनका जो पिन्ना है वो मूविंग पिन्ना होता था। अब अगर किसी में ये पावर वापस आ गई है, यानी कि हम लोग बोलेंगे यार ये कभी हुआ करता था, अब ये इसके अंदर दोबारा दिखा है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कभी कभी ऐसे न्यूज आती है, इस बच्चे की टेल बोन है। टेल बोन पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं होती है, लेकिन अगर किसी में वापस आ रही है तो पहले थी। तो इन्हीं सब चीजों से हमें पता चलता है कि यार वी हैव इवॉल्व्ड, तो यही हमारे एविडेंसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बेटा जी एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस। यहां पर हम लोग अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की के अंदर सिमिलैरिटीज देखते हैं। रिजेंबलेंस अमंग द वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, रिजेंबलेंस अमंग द वर्टिब्रेट लार्वा, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, और बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं दैट ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी आपका इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अब ये जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है इसको सुनिए। तो बेसिकली इससे पहले आपके जो डार्विन जी थे उन्होंने बोला था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ए ऑर्गेनिज्म है, वो ए ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरमेंट में बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहा है, यानी कि उसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया। और नेचर ने क्यों सिलेक्ट करा है, क्योंकि वो फिट है, वो रिप्रोडक्टिवली फिट है। तो डार्विन ने थॉमस मैल्थस की पॉपुलेशन वाली थ्योरी को यूज करके अपनी एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, की नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो कि रिप्रोडक्टिवली फिट होता है। ये डार्विन ने बोला था, यानी कि उनकी जो पूरी थ्योरी थी वो रिप्रोडक्टिवली फिट ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड थी। अब इसका एक एविडेंस दिखता है आपके इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में। अभी कैसे दिखता है, अब इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है, हमारे पास दो मौत थी, एक डार्क विंग मौत थी, हमारे पास एक व्हाइट विंग मौत थी। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो पॉपुलेशन नहीं था। अब ये दोनों, जो एक डार्क विंग मौत है और एक लाइट विंग मौत है, ये दोनों एक बार्क ऑफ ट्री पे चिपकी हुई है, मान लो, है ना। अब पॉल्यूशन नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था तो लाइकन्स थे, क्योंकि लाइकन्स वहां प्रेजेंट होते हैं जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता। तो जो व्हाइट विंग मौत थी वो लाइकन्स के अंदर अपने आप को छुपा पा रही थी। डार्क विंग मौत अपने आप को लाइकन्स के अंदर नहीं छुपा पा रही थी, क्योंकि लाइकन्स वर इन व्हाइट इन कलर, जिसकी वजह से जब प्रेडेटर आ रहा था तो उसको ना व्हाइट विंग मौत नहीं दिख रही थी लेकिन डार्क विंग मौत दिख रही थी। तो डार्क विंग मौत को वो मार के खा के चला जा रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचुरली सिलेक्टेड कौन था, आपका व्हाइट विंग मौत थी। वहीं पर जब मैं आपको बोलूंगी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब पॉल्यूशन आया तो लाइकन भाग गए, साथ के साथ जो बार्क ऑफ ट्रीज है वो भी डार्कर इन नेचर कलर हो गई, क्योंकि पोल्यूशन जमा होता रहा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था, जो व्हाइट विंग मौत थी और डार्क विंग मौत उसी बार्क ऑफ ट्री पे बैठी है, लेकिन अब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क विंग मौत अपने आप को छुपा पा रही है, लेकिन व्हाइट विंग मौत प्रेडेटर्स को बहुत अच्छे से दिख पा रही है। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन सिलेक्ट हुआ, आपका डार्क विंग मौत, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस भी कर पा रहा है और वो प्रेडेटर से बच भी पा रहा है। दिस वॉज नोन एज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ऐसा नहीं है सिर्फ नेचुरली सिलेक्ट है, कभी कभी हम चीजों को आर्टिफिशियली सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर मुझे एक हाई यील्डिंग काउ चाहिए, है ना, मिल्क यील्डिंग काउ चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी ना कि जब मैं उस काउ के अंदर वो कैरेक्टर्स डालने की कोशिश करूंगी, जब मैं उसको आर्टिफिशियली वो कैरेक्टर्स डाल रही हूं तो उसको मैं सिलेक्ट कर रही हूं कि यार मुझे ये कैरेक्टर्स इस काउ के अंदर चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है बेटा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स फॉर डिजायर ट्रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा तो इसी के वजह से ना बहुत सारा इवोल्यूशन देखने को मिला। आपका रॉक पीजन कन्वर्ट हुआ पाउटर में, जैकोबिन में और फैनटेल में, ठीक है। तो ये आपके आर्टिफिशियल सिलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन क्या है, एक आइलैंड है, उधर पर एक पॉइंट पे कुछ चीजें रह रही थी, कुछ लोग रह रहे थे, है ना। अब क्या हुआ, वहां पर बेटा जी खाने पीने का थोड़ा मारामारी होने लगी, यानी वहां पर आ गया कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से कुछ लोगों ने क्या सोचा, मैं इसी आइलैंड के दूसरे जगह पे जाके रहने लग जाता हूं। अब वो चले तो गए, लेकिन जब वो गए बेटा जी तो वहां पर दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हुई है, देखो अब वो किसी नई जगह पे गए, नई जगह पे जाते हैं अडाप्ट होने में टाइम लगता है। अब वो उधर गए, उन्होंने अडाप्ट करा, तो जब वो अडाप्ट किया तो उनके अंदर कोई चेंजेस दिखाई देने लगी, यानी कि दे इवॉल्व्ड, है ना। यहां पर अडैप्टिव रेडिएशन यही कहती है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर एरियाज। फॉर एग्जांपल डार्विन फिंचेस, जब डार्विन जी गैलापागोस आइलैंड पे गए थे, उन्होंने देखा था हमारे पास कुछ सीड ईटिंग बर्ड्स है जो एक ही पॉइंट पे रह रही थी, लेकिन ड्यू टू कंपटीशन वो अलग अलग जगह पहुंच गई। जब वो अलग अलग जगह पहुंच गई ना बेटा जी, तो वो कभी वो कुछ फिंचेस फ्रूट ईटिंग हो गई, कुछ इंसेक्ट ईटिंग होगी, क्योंकि जिस एरिया में वो गई होंगी वहां पर फ्रूट अवेलेबल होंगे। जिस एरिया में दूसरी वाली फिंच गई होगी वहां पर सिर्फ आपका क्या अवेलेबल होगा, वहां पर सिर्फ आपका इंसेक्ट अवेलेबल होंगे। तो अब उनको जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, तो वो इंसेक्ट खा रही है, वो फ्रूट खा रही है। तो सीड ईटिंग के जो फिंचेस थी, उनके दांत, उनके बीक के अंदर चेंजेस दिखाई दिए, यानी कि यार वो इवॉल्व हुई। क्यों इवॉल्व कैसे हुई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सराउंडिंग के अराउंड अडाप्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स का है, ठीक है। इन्होंने भी ऐसे तरह से रेडिएट करा। अब एक टेबल बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, वो टेबल जरूर याद कर लेना है ना, कि कौन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल थे और कौन प्लेसेंटल मैमल्स थे। बट इनकी एक चीज बताती हूं, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है एंटीटर और दूसरा है हमारा नुम्बैट। अब इन दोनों को अगर आप देखोगे ना, इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटीज नहीं थी, है ना, कोई लेना देना नहीं था, कोई एंसेस्टर कॉमन नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि ये एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में फैल रहे थे, इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज आने लग गई। ये थोड़े बहुत एक दूसरे से स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज आने लगी, ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज आने लग गई, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के बीच में कौन सा इवोल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लिखना है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हमें दिखाई दे रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। नेक्स्ट आ जाती है कुछ थ्योरी जहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा जी लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क की थ्योरी थी हमारी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और द यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। सो बेसिकली लेमार्क जी ने बोला था कि अगर हम लोग किसी ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर हम लोग किसी ऑर्गन को बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल वो यूजलेस हो जाएगा और एक दिन उसका काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो गायब हो जाएगा, है ना। उन्होंने ऐसा बोला। तो उन्होंने इसके साथ एग्जाम्पल दिया, किसका एग्जाम्पल दिया, जिराफ का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने बोला जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी, है ना, लेकिन जिराफ को ऊंची वाली पत्तियां खानी थी, पेड़ की ऊंची वाली पत्तियां खानी थी, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी गर्दन उचकाने लगे। जब वो अपनी गर्दन उचकाने लगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे धीरे धीरे करके क्या हुआ, उनकी गर्दन लंबी होती गई। तो ये थ्योरी दी थी किसने, आपके लेमार्क जी ने। तो इन्होंने बोला जिराफ ने बहुत ज्यादा अपनी गर्दन का यूज किया था, इस वजह से उनकी गर्दन के अंदर चेंजेस आ गई। सो बेसिकली अगर ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडाप्ट करने के लिए, है ना, अपने किसी ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है तो उस ऑर्गन में चेंजेस आएगी, ऐसा लेमार्क जी ने बोला। लेकिन उनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया ए वीसमैन ने। उन्होंने क्या करा, उन्होंने दी थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। उन्होंने माइस लिया, बेचारा माइस हर जगह वही बचता है हमारे पास। उन्होंने माइस लिया, माइस की पूंछ काटी, उसकी अगली जनरेशन आई, उसकी भी पूंछ काटी।
पूरा ये प्रोसेस किया 21 जनरेशंस तक। अब सोचो, जब वो माइस आया, माइस की पूंछ काट दी, तो वो पूरा जिंदगी भर कैसा रहा होगा, बिना पूंछ के रहा होगा। उसकी नई जो प्रोजेनी आई होगी उसकी पूंछ काट दी, ऐसे 21 जनरेशन तक किया। तो जब 21 जनरेशन तक कर दिया, लेकिन उस माइस की, मतलब अगर लेमार्क जी की थ्योरी सही होती तो यार वो माइस जो है बिना पूंछ के पैदा होना चाहिए था, लेकिन वो बिना पूंछ के पैदा नहीं हुआ। इसलिए इस थ्योरी को बोला कि जो अक्वायर्ड कैरेक्टर्स है, जो हम लोग अक्वायर करते हैं बेटा जी, वो कैरेक्टर्स आगे प्रोजेनी में नहीं जाते हैं। सिर्फ वो कैरेक्टर्स जो कि हमारे जर्म प्लाज्म में होते हैं वही आगे अपने प्रोजेनी में जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा दूसरी थ्योरी थी आपकी डार्विन जी की थ्योरी, जो कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके दो की कंसेप्ट थे, एक था नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा था ब्रांचिंग डिसेंट। इन्होंने बोला था, इन्होंने थ्योरी दी थी ऑन द बेसिस ऑफ हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर किसी का है वो नेचुरली सिलेक्टेड है। इसके अलावा टोटल नंबर, इन्होंने बोला था कि जितना भी पॉपुलेशन है उसका टोटल नंबर हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, और अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन सर्वाइव वही कर पाएगा जो कि फिटेस्ट होगा। अब इसके अलावा उन्होंने बोला कि इवोल्यूशन आता है बाय वेरिएशन, छोटी छोटी वेरिएशन होती है, वो अक्यूमुलेट होती है और फिर अचानक से ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, इवॉल्व होता है। तो इन्होंने बोला जो वेरिएशन होती है वो स्मॉल, जो इवोल्यूशन है वो स्मॉल और कंटिन्यूअस है और डायरेक्शनल है। उन्हें पता है कि किस तरफ को जाके इवोल्यूशन होगी, है ना, कौन सी चीज है जो चेंज होगी। ठीक है। तो ये उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, और इनकी जो थ्योरी थी वो इंस्पायर्ड थी फ्रॉम थॉमस मैल्थस की पॉपुलेशन वाली थ्योरी। ठीक है। वहीं पर जब मैं बात करती हूं तीसरी थ्योरी की, दैट इज म्यूटेशन थ्योरी, जो कि दी थी ह्यूगो डी व्रीज ने। इन्होंने बोला कि जो नई स्पीशीज है वो ओरिजिनेट होती है बाय द रिजल्ट ऑफ लार्ज डिसकंटिन्यूअस और डायरेक्शन लेस म्यूटेशंस के वजह से, लार्ज डिसकंटिन्यूअस और डायरेक्शन लेस म्यूटेशन की वजह से। तो उन्होंने काम किया था किस पे, इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया था, जिसके वजह से, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब ये जो थ्योरी दी थी, उन्होंने बोला था कि जो म्यूटेशन अराइज होती है वो टाइम टू टाइम अराइज होती रहती है, और म्यूटेशन सडन होती है और हेरिटेबल होती है, सडन होती है और लार्ज होती है और साथ के साथ डायरेक्शन लेस होती है। अब इन्होंने बोला, ह्यूगो डी व्रीज ने बोला कि इन्हीं म्यूटेशन के वजह से, इन्हीं सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के वजह से, जिनको हम लोग सॉल्टेशन कहते हैं, नई स्पीशीज बन रही थी, यानी कि स्पीशिएशन हो रही थी। तो स्पीशिएशन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज अराइज, और जब नई स्पीशीज अराइज होगी तो हम लोग बोलेंगे कि इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है। तो ये तीन थ्योरी है जो आपको याद रखनी है। मेजरली क्वेश्चन आता है डार्विन और ह्यूगो डी व्रीज की थ्योरी को क्या करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। अब हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन क्या कहती है कि जो आपका पॉपुलेशन है वो क्या है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है ना, और अगर किसी भी, मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम में किसी भी तरह की कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं चल रही है। ठीक है। तो वो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल अगर एक पॉपुलेशन है वो हार्डी वेनबर्ग फॉलो कर रही है, हार्डी वेनबर्ग के ग्राफ को फॉलो कर रही है, यानी कि वहां पर इवोल्यूशन नहीं हो रही है, और इवोल्यूशन हो रही तो बहुत धीरे हो रही है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो उन्होंने बोला दैट अलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट, जीन पूल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सम टोटल ऑफ ऑल allelic frequency is 1, p square plus 2pq plus q equals to 1, या फिर p plus q equals to 1 इन्होंने बोला। सो फॉर एग्जाम्पल एक जीन है ए जीन, है ना, उसके दो अलील है, एक ए कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने पी और क्यू से मार्क कर दिया। अब हमारे पास एक होमोजाइगस डोमिनेंट है ए, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा पी स्क्वायर से। फिर हमारे पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, जिसको हम लोगों ने टू पी क्यू से रिप्रेजेंट करा है। और फिर हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है, जिसको हमने जिसकी फ्रीक्वेंसी को हमने रिप्रेजेंट करा है क्यू स्क्वायर से। अब अगर इस इक्वेशन को से डाइवर्ट होगी पॉपुलेशन, यानी कि इवोल्यूशन हो रहा होगा। और ये डाइवर्जेंस कहां कहां होती है, देखो, अगर पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगा, कोई पॉपुलेशन उठ के कहीं और जाके अपनी नई पॉपुलेशन बना रही है ना, जिसको हम लोग फाउंडर्स इफेक्ट बोलते हैं या बॉटल नेक इफेक्ट हो रहा है, यानी कि वहां पर क्या आया है, चेंजेस आई है। कहीं जीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो नया बनेगा, तो वो आपके जेनेटिक इक्विलिब्रियम को खराब करेगा, जिसके वजह से इवोल्यूशन हो सकती है, यानी कि वो हार्डी वेनबर्ग से क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा।
जाएगा। अगर कहीं से जीन माइग्रेशन हो रहा है, जीन फ्लो हो रहा है, तो वो भी आपका क्या है, अफेक्ट करेगा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को। नेचुरल सिलेक्शन हो रही है ना, या तो दो मीन, फॉर एग्जांपल एक छोटे लोग हैं, एक लंबे लोग हैं, इन दोनों की मीन वैल्यू को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरली सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन हो जाएगी। अगर किसी एक पे, फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या किया, मैं सिर्फ लंबे लोगों पे फोकस कर रही हूं, तो वो डायरेक्शनल सिलेक्शन होगी, जैसे कि आपकी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में हो रहा था। पहले सिर्फ व्हाइट मॉथ पे फोकस हो रहा था, उसके बाद फिर आपके डार्क मॉथ पे फोकस हो रहा था। फिर आती है डिसरप्टिव वाली, जब हम लोग दोनों पे थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी चीज जो अफेक्ट करेगी, वो आपकी अफेक्ट करेगी म्यूटेशन। अगर कोई भी म्यूटेशन आती है तो चेंजेस आएंगी तो बेटा जी चीजें इवॉल्व होंगी तो वो हार्डी-विनबर्ग से डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। सो बेसिकली जो आपके क्लोरोफाइट है, दे आर द एंसेस्टर ऑफ एक्वेटिक ग्रीन एल्गे, और इन्होंने ही आगे जाके सारे ग्रीन प्लांट्स को क्या किया है, अराइज किया है। जो ब्रायोफाइट है वो डाइवर्ज हो जाते हैं फ्रॉम क्लोरोफाइट इन कार्बोनिफेरस पीरियड। ज़ोस्टेरोफिलम डोमिनेंट होता है सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड में। लाइकोपॉड्स ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम ज़ोस्टेरोफाइलम, और ये ज़ोस्टेरोफाइलम इज द ओल्डेस्ट लिविंग वस्कुलर प्लांट। ठीक है, देन वी हैव राइना व्हिच गिव राइज टू साइलोटम। और वहीं पर जब मैं इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स की बात करती हूं, तो इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व्ड अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो। जॉलेस फिश evolved हुई 350 million years ago. Lobe fins were the first amphibian, first true land inhabiting animals 200 million years ago पहले आए, जिनको हमने reptiles बोला। ठीक है, बिगेस्ट डायनासोर कौन था बेटा, आपका टिरानोसॉरस था, और ये 20 फीट लंबा था। ठीक है, अब जो मैमल्स है कहीं ना कहीं बोला जाता है दे इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, दे वर स्मॉल साइज्ड लाइक श्रीव्स, और कहीं ना कहीं ये जो मैमल्स हैं अगर ये डाइवर्ट हुए तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के वजह से इनके अंदर चेंजेस आई। अब अगर मैं लास्ट बात कर लेती हूं किसकी, इवोल्यूशन ऑफ मैन की, जहां से एक क्वेश्चन पक्का है, तो सबसे पहले हमारे आए ड्रायोपिथेकस जी। ड्रायोपिथेकस जी कौन थे बेटा जी, ये 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए थे, एंड दे वर मोर एप लाइक। ठीक है, कहां मिले, अफ्रीका में मिले, और अगर इनको देखोगे तो ये ऐसे करके झुके हुए होते हैं, और इनकी बॉडी कैसी होती है, हेयरी होती है। देन वी हैव रामापिथेकस, मोर मैन लाइक, हेयरी होते हैं, और दे यूज्ड टू वॉक लाइक गोरिल्ला, और ये भी 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए। फिर आए बेटा जी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 600 सीसी है ना, इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी। ठीक है, बाइपेडल लोकोमोशन था, दो पैरों पे चल रहे थे, अफ्रीका में मिले थे, और 1.5 मीटर कुछ इनकी हाइट थी, है ना, छोटू से थे, छोटू, ज्यादा लंबे नहीं थे। फिर आए आपके होमो हेबिलस, 650 से 800 सीसी इनकी हाइट थी, केव्स में रहते थे, है ना, मतलब 650 से 800 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, केव्स में रहते थे, और ये वो ऑर्गेनिज्म है जो मीट नहीं खा रहे थे। होमो इरेक्टर्स यूज्ड टू हैव मीट, ये मीट खाते थे, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी वाज 900 सीसी। फिर आए बेटा जी निएंडरथल, 1400 इनकी सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। केव ड्वेलर्स बोला जाता है, ये अपने बरी करते हैं डेड वंस को, और साथ के साथ इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था यूजिंग स्किन, है ना, स्किन को, किसी एनिमल की स्किन ले ली, उससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था। क्रो-मैग्नन आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट इनकी सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी थी, और ये क्या करते थे, ये इन्होंने ऑर्नामेंट्स बनाने शुरू कर दिए थे, केव पेंटिंग शुरू कर दी थी, और इन्होंने स्मॉल फैमिलीज भी बनाना शुरू कर दिया था। लास्ट बेटा जी हमारी बारी आई होमो सेपियंस, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 1350 सीसी। हम लोग जो है, अगर मैं अपनी हम लोग बताएंगे तो वी आर दी क्लोजेस्ट रिलेटिव टू चिंपैंजी हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव है ना, कितने हैं, क्लोजेस्ट रिलेटिव है। और इन सारी चीजों, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, है ना, केव पेंटिंग शुरू हुई, जैसे कि हमारे भीमबेटका में है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ, और यहां पर विद दिस आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है रिवाइज। आपके एनसीईआरटी का कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ है, हर चीज कवर हुई है, क्रिस्प में कवर हुई है। और अगर आपको इसका वन शॉट देखना है तो हमारे चैनल पे एनसीईआरटी वन शॉट पे इसका वन शॉट आपको मिल जाएगा। और 19 को आपका क्या है, मैराथन है सारे चैप्टर्स की, तो वो आपको जरूर अटेंड करनी है। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर कर लेना। एंड बोर्ड्स में बेटा जी बायो ट्रूपर्स हम लोग 70 बाय 70 लेके आके ही रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।